सर स्टार्ट करें। दीदी कंटिन्यू करें। ओके, आई एम अस्मा गफार from HND Department of King's College, Bahawalpur. I am here to represent the presentation. Sir, first slide. Bismillahirrahmanirrahim. Nutrition management of parental nutrition by parental nutrition of coma patient. कोमा पेशेंट के न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहले हमारे कंटेंट्स में हमने सर नेक्स्ट स्लाइड इंट्रोडक्शन, सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना कोमा पेशेंट का, कॉजेज, टाइप्स एंड गोल्स ऑफ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एंड देन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन, कोमा पेशेंट में हमारी जो पेशेंट की जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है वो रिफ्लेक्स मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करना होता। जैसे कि हमारा स्लीप अवेक साइकिल होता है, स्लीप अवेक साइकिल कंटिन्यू नहीं हो रहा होता, ठीक है। कोमा पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और उसकी स्टिमुलेशन नहीं हो रही होती। उसके अलावा कॉजेज, ट्रॉमा कॉजेज में सर नेक्स्ट स्लाइड, ट्रॉमा, स्वेलिंग, ब्लीडिंग, स्ट्रोक, ब्लड शुगर, ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, ये सारे कॉजेज हैं कोमा के, कि कोमा के पेशेंट किस वजह से कोमा होता है। नेक्स्ट पे टाइप्स ऑफ कोमा, इसमें टॉक्सिक मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी फर्स्ट टाइप है कोमा की। इसमें ये होता है कि ये एक्यूट कंडीशन है ब्रेन डिसफंक्शन की, ब्रेन डिसफंक्शन हो जाता है एंड दिस इंक्लूड सिस्टेमिक इलनेस, इन्फेक्शन, ऑर्गन फेलियर एंड अदर कंडीशंस। इसमें इलनेस हो जाती है, एनोक्सिक ब्रेन इंजरी, ये नेक्स्ट टाइप्स है इसकी। एनोक्सिक ब्रेन इंजरी में कंडीशन है कि इसमें ऑक्सीजन, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है फ्यू मिनट्स के लिए, इस तरह से, ठीक है। ब्रेन टिश्यूज, जब ऑक्सीजन ब्रेन के टिश्यूज को नहीं मिलेगी तो ब्रेन टिश्यूज की डेथ होना शुरू हो जाती है। इसी तरह परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, ये नेक्स्ट स्टेट है जिसमें दिस इज अ स्टेट ऑफ स्वेयर अनकॉन्शियसनेस, इसमें अनकॉन्शियसनेस स्वेयर हो जाती है, ठीक है। जो पेशेंट होता है ना वो अनअवेयर होता है कि मतलब सराउंडिंग में उसके क्या हो रहा है, वो जैसे वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं हमारे तो वो भी इनकैपेबल होते हैं, वो शो नहीं करवा रहा होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है लॉक्ड इन सिंड्रोम है। इसमें ये होता है कि ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, रेयर होती है बहुत। इसमें ना पेशेंट फुल पैरालाइज्ड हो जाता है एक्सेप्ट फॉर आई मसल्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी जो फुल बॉडी होती है वो पैरालाइज्ड होती है। इसमें ब्रेन डेथ में भी ये होता है कि जो बॉडी के ब्रेन के जो फंक्शंस है ना, मतलब मेजर पार्ट है ब्रेन का, उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती या फिर स्वेलिंग होती है तो ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा होता, तो इसको ब्रेन डेथ बोलते हैं। मेडिकली इंड्यूस्ड, ये वाली जो कंडीशन होती है पेशेंट की, इसमें ये होता है कि थोड़े टाइम के लिए, मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने डिस्कस करना है कि पेशेंट की पेरेंटल न्यूट्रिशन कैसे करेंगे। पेरेंटल न्यूट्रिशन में एक चीज आती है इंटरवीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें वेन्स के जरिए हम पेशेंट की बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विटामिन्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब ऑल न्यूट्रिएंट जो कि बॉडी को जरूरी हैं वो हम इंटरवेनस मेथड से प्रोवाइड करेंगे। पेरेंटल न्यूट्रिशन इज समटाइम कॉल्ड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट। अब इसमें हमारे पास न्यूट्रिशन सपोर्ट इन कोमाटोज पेशेंट, इसमें हमारे पास 3 गोल्स हैं कि हमने किस तरह से पेशेंट की न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है, क्या चीज़ हमने मेंटेन रखनी है। सबसे पहले हमने ये देखना है हाइपर मेटाबॉलिक और हाइपर कैटाबॉलिक फेज जो है पेशेंट का, उसको हमने मेंटेन रखना है कि वो ज़्यादा मतलब डेंजरस ना हो जाए उसकी पोजीशन, मतलब उसका जो फेज है वो नॉर्मल होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा लो भी ना हो जाए। टू सपोर्ट द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, वो जो बॉडी का पेशेंट की बॉडी का इम्यून सिस्टम है, हमने ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हैं कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो भी सही तरीके से वर्क करे, उसको डिफेंस दे बॉडी को। टू क्रिएट एन ऑप्टिमल मिलियो फॉर द रिकवरी फॉर ऑफ द नर्वस
नर्वस सिस्टम के हमने उसकी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का, पेशेंट की बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो भी जो हमारा जो पेशेंट का नर्वस सिस्टम होगा उसको रिकवर करे, मतलब हमने इंटरनल एनवायरनमेंट भी मेंटेन रखना है। सर नेक्स्ट स्लाइड। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे? हमने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में पेशेंट को फीडिंग करवानी है, जिसमें 2 मेथड होते हैं, इंटरवेनस फीडिंग और नेजोगैस्ट्रिक। इंटरवेनस फीडिंग का जिस तरह मैंने बताया कि वेन्स के जरिए, जैसे ट्यूब जो है वेन्स के जरिए हमने उनको सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हैं, और दूसरी नेजोगैस्ट्रिक हमने नेजल कैविटी के जरिए जो हम उसकी बॉडी में ट्यूब करनी है, इंजेस्ट करनी है, जो कि उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। डेली रिक्वायरमेंट उसकी 2400 किलो कैलोरीज होगी पेशेंट की। सर नेक्स्ट। प्रोटीन 70 ग्राम चाहिए होंगी, फैट्स 30% और विटामिन और मिनरल्स जो कि हमें पता है कि लो क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। उसके बाद ग्लूकोज की हम लोगों ने ना ये देखना है कि हमने जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट मेंटेन कैसे करनी है। अब जो हम उसको फ्लूइड ब्लड प्लाज्मा वगैरह दे रहे हैं उसमें हमने ये चीज मेंटेन रखनी है कि 10 to 15% ग्लूकोज देना है एवरी डे की, ये वो है, मतलब पूरे फ्लूइड में से 10 to 15% ग्लूकोज बॉडी को देना है। उसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा जितना भी हम उसको देंगे वो पेशेंट की बॉडी को सप्लीमेंट के तौर पे यूज होगा। और प्रोटीन्स और कैलोरीज का ये होगा कि 500 ml ऑफ होल ब्लड विल सप्लाई ओनली 17.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 70 कैलोरीज, मतलब जो जितना भी हम बॉडी को फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे उसमें से 500 ml बॉडी को 17.5 ग्राम प्रोटीन देगा एंड 70 कैलोरीज दे रहा होगा। नेक्स्ट में हमारे पास है कि हमने फर्स्ट 24 आवर्स से 72 आवर्स तक हमने जो पेशेंट की बॉडी है पेशेंट को किस तरह से मतलब देनी है। तो उसमें हम सबसे पहले जो रूट यूज करेंगे वो इंटरवेनस रूट होगा, जिसमें हम एडिकेट फ्लूइड ब्लड प्लाज्मा वगैरह देंगे, ठीक है। उसके बाद जब 24 आवर्स के बाद हमने उसके ट्यूब फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है, जैसे कि नेजोगैस्ट्रिक वगैरह बताया था। फिर उसके अलावा डिफरेंट फार्मूलाज मार्केट में यूज हो रहे हैं जो कि कोमा के पेशेंट्स के लिए और भी जितने मतलब डिजीज के लिए ट्यूब फीडिंग जरूरी होती है, तो उनके लिए भी डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जैसे मिल्क पाउडर मिल रहा है, मिल्क शुगर प्रोटीन, हम वो भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू। जी किसी का कोई क्वेश्चन? किसी ने कुछ पूछना है तो क्वेश्चन कर सकते हैं वो मुझसे। नेक्स्ट है फिर हुमैरा तशफीन। जी मैडम, हुमैरा तशफीन। आसिफा सैफ। Yes, sir. जी जी प्रेजेंट करें आप। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I am Asfa Saif from Human Nutrition and Dietetics, Bahauddin Zakriya University, Multan. The topic of my today's presentation is pancreatic acids and its nutritional management. So, first of all, we will be looking at what is pancreatic acids. हमारी बॉडी में कभी ऐसे होता है कि फ्लूइड की आसिफा का आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी जी कंटिन्यू करें। आवाज आ रही है? जी जी जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पेनक्रियाटिक होती क्या है। पेनक्रियाटिक में हमारे पास एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी में, और ये बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकती हैं। जैसे कि हम अब इसके कॉजेज देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है लीवर डैमेज और सिरोसिस। इन दोनों में हमारे पास सेम सिचुएशन होती है कि जो हमारे पास लीवर होता है वो सही से फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा होता, तो उसकी वजह से जो उसकी पोर्टल वेन्स होती हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं लीवर में, वो हमारे पास उनमें प्रेशर पड़ जाता है, और उसकी वजह से वो जो प्लाज्मा में फ्लूइड होता है वो उस सारे को फेंक देती हैं उधर एब्डोमेन में, और उसकी वजह से एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाता है, और फिर जो है ना ये फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चले जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है अल्कोहल ओवर यूज की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा लीवर है वो इफेक्ट हो जाता है, और फिर सेम होता है जैसे कि सिरोसिस में भी होता है और हमारे पास लीवर डैमेज में होता है। उसके बाद कुछ एब्डोमेन में कैंसर्स हो जाते हैं कि उनकी वजह से भी बॉडी में एब्डोमेन में फ्लूइड जमा हो जाता है, और उसकी वजह से भी हमारे पास एसाइड्स हो सकती है। उसके अलावा हार्ट और किडनी फेलियर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि किडनी जो है हमारे पास वो 99.9% तक वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है। तो जब किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास वाटर की रिटेंशन हो जाएगी, और फिर वो एब्डोमेन में जमा हो जाएगा और एसाइड्स की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस में भी ये कंडीशन हो सकती है, और हेपेटाइटिस बी और सी में भी हो सकती है, क्योंकि हेपेटाइटिस में भी हमारे पास इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर हो जाती है और फिर लीवर फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करता, और सेम कंडीशन होगी कि उसकी वजह से फिर फ्लूइड जमा हो जाएगा बॉडी में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अब क्योंकि फ्लूइड जमा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं अंदर फ्लूइड जमा होने की वजह से उन पे प्रेशर पड़ता है। तो जब उन पे प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से स्टमक में पेन होता है। उसके अलावा हमारे पास वेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है और वेट गेन हो जाता है। ऑल्दो कि वेट गेन होता है, लेकिन जो पेशेंट होता है उसकी एपिटाइट लॉस हो जाती है, और उसके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसको, और वीकनेस हो जाती है। वीकनेस इस सेंस में कि उसको जो मसल प्रोटीन होता है वो लॉस हो जाता है इसमें बहुत ज्यादा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि डायग्नोसिस किस तरह होती है। तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है, उसके अलावा सीटी स्कैन किया जाता है, एमआरआई किया जाता है, और इसी तरह लेप्रोस्कोपी भी की जाती है कि ट्यूब के जरिए जो है ना देखा जाता है कि मतलब किस हद तक जो है ना फ्लूइड बॉडी में जमा हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है कि डॉक्टर्स इसको ट्रीट किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले वो डायूरिटिक्स, अगर हमारे पास जो ये पेनक्रियाटिक के साइट्स है ये अगर हमारे पास स्वेयर लेवल पे नहीं है तो फिर वो डायूरेटिक्स जो कि वाटर पिल्स होती हैं, और वो हमारे पास हेल्प आउट करती हैं कि जो एक्यूमुलेट हो गया फ्लूइड वो बॉडी से निकल जाए, तो वो सबसे पहले वो प्रिस्क्राइब करते हैं डायूरेटिक्स को। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है सर्जरी। सर्जरी किस केस में की जाती है कि अगर एसाइड्स का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, लीवर डैमेज भी बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर डॉक्टर्स रिकमेंड कर सकते हैं। और उसके साथ हमारे पास फिर लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है। उसके बाद अब जो सबसे अहम क्वेश्चन है वो ये है कि बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, मतलब हमारा इसमें रोल क्या है इस साइड्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अगर फॉर एग्जांपल हम किसी को ऐसे पेशेंट को देख रहे हैं जिसको एसाइड्स है, तो हम सबसे पहले उसकी सोडियम को लिमिट कर देंगे। और किस हद तक लिमिट करना है कि हमने उसको 2 ग्राम पर डे तक हमने लेके आना है कि उसका सोडियम लिमिट हो जाए, क्यों उसकी वजह से वाटर रिटेंशन कम होगी। उसके बाद अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि वो ओरली कुछ नहीं ले पा रहा, तो फिर हम उसको पेरेंट्रल न्यूट्रिशन की तरफ ले जाएंगे। और पेरेंट्रल न्यूट्रिशन किन केसेस में होती है वो है हमारे पास कि अगर उसका वाटर रिटेंशन की वजह से उसने 25% तक वेट गेन कर लिया है, या उसका 20% तक प्रोटीन लॉस हो गया, और उस प्रोटीन लॉस होने की वजह से उसका जो मसल फंक्शन है वो 60% तक डिक्रीज कर गया है, तो फिर हम उसको पेरेंट्रल न्यूट्रिशन देंगे। अब पेरेंट्रल न्यूट्रिशन हमारे पास होती क्या है कि पेरेंट्रल न्यूट्रिशन हम इंट्रावेनस के थ्रू जो है ना इन्फ्यूजन करते हैं डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। और पेरेंट्रल न्यूट्रिशन का एज सच जो डिजीज है उसके कोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारे पास ये स्टारवेशन से बचा सकती है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का गैस्ट्रिक
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ पड़ा है तो उसकी वजह से फिर उसका जो रिस्क है मरने का वो कम हो सकता है अगर हम उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रखेंगे, क्योंकि अगर वो ना ओरली ले रहा होगा और ना आईवी के थ्रू हम देंगे तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसके मरने के। उसके अलावा ये जो टिश्यू लॉस होता है उसको कम करता है, और जो फंक्शन मसल के फंक्शन लॉस हो रहे होते हैं उनको भी प्रिजर्व करता है, और सर्जरी का रिस्क भी बहुत हद तक ये पेरेंटल न्यूट्रिशन कम कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अब ये होता है कि जो साइट्स होती है वो सिरोसिस के साथ ही होती है हमेशा, तो फिर उसमें हमें उनको डिफाइंड क्वांटिटीज देनी होती हैं ताकि वो एनर्जी मेल न्यूट्रिशन से बचे, मतलब उनको डेफिशिएंसीज ना होना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। अब जो हम डाइट देते हैं उसमें हमारे पास डिफाइंड अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, पेप्टाइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं जो कि हम आईवी के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट के अंदर। और इसके अलावा रिसर्च में देखा गया है जो कि चूहों पे की गई थी, तो उसमें ये बताया गया था कि जो ग्लूटामिन सप्लीमेंट्स होती हैं, ग्लूटामिन सप्लीमेंट्स बहुत हद तक जो है ना उनको इस साइट को कंट्रोल करने में वो हेल्प आउट हुई, उन्होंने मदद की है ग्लूटामिन सप्लीमेंट्स ने। उसके बाद हमारे पास है कि पेरेंटल न्यूट्रिशन जो कि हम इस साइट्स में देते हैं वो किन किन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होती है। उनमें हमारे पास जैसे मैंने बताया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आ जाता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखना होता है कि जो पेशेंट फ्लूइड है, हमने ये भी देखना होता है कि जिस पेशेंट को हम पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो उसकी जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, फ्लूइड लोड को भी हमने देखना होता है लाजमी। और इसमें जो हम प्रोटीन देते हैं वो हमारे पास होते हैं क्रिस्टलाइन अमाइनो एसिड सॉल्यूशंस में होते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट ग्लूटामिन ये हो गया। प्रोटीन जो है हमारे पास वो क्रिस्टलाइन अमाइनो एसिड सॉल्यूशंस होते हैं, और इन सॉल्यूशंस में हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी इंक्लूड होते हैं और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी इंक्लूड होते हैं। और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की हम कौन सी फॉर्म कॉमनली यूज करते हैं इसके लिए पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए, वो हमारे पास होती है डेक्सट्रोज। और डेक्सट्रोज में हमारे पास जो उसकी क्वांटिटी रखी जाती है वो 7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से रखी जाती है एक दिन के लिए, यानी पर डे हम उसको 7 ग्राम देंगे। उसके अलावा हमें पेरेंटल न्यूट्रिशन को देते हुए बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है क्योंकि इनकी रेशोज होती हैं और क्वांटिटीज डिफाइंड होती हैं। अगर हम उनका ख्याल ना रखें तो हो सकता है कि वो पेशेंट में जाके हमारे पास उनकी कंडीशन को वर्स कर सकती हैं एज कम्पेयर के वो ठीक करें। तो फिर डेक्सट्रोज और जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको मिला के मतलब उनका मिक्सचर नहीं दिया जाता क्योंकि हो सकता है कि वो जाके जो है ना पेशेंट में रिएक्शन कॉज कर सकें। उसके बाद हमारे पास है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास इंक्लूड होते हैं सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। इनकी भी हमारे पास क्योंकि ये ट्रेस अमाउंट्स में होते हैं लेकिन ये भी रिकवरी के लिए जरूरी होते हैं, तो ये भी उस पेरेंटल न्यूट्रिशन का हिस्सा होते हैं डाइट का। उसके बाद है हमारे पास के विटामिन जो हमारे पास इंक्लूड होते हैं वो होते हैं 12 to 13 होते हैं, और इनमें सबसे एसेंशियल जो है ना हमारे पास जिसकी क्वांटिटी को वेरीफाई किया जाता है, मतलब उसकी स्पेशल केयर की जाती है, वो विटामिन के होता है जिसकी 150 माइक्रोग्राम रखी जाती है। और ये विटामिन के क्यों होता है, क्योंकि विटामिन के हमारे पास एसेंशियल कोफैक्टर है जो कि हमारे पास जो पेप्टाइड थैंक यू आसिया। किसी का कोई मतलब सवाल वगैरह है तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मरीना खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कंटिन्यू करें। Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is Rahman and Rahim. I am Marina Khan and I'm working as a nutrition assistant at IRHC Reiki Peshawar. And I have passed my MS honors from the Agriculture University, Peshawar. So I'm going to present the topic of
nutrition management of hypoproteinemia by parental nutrition. Next, what is hypoproteinemia? Hypoproteinemia is a condition where there is an abnormal low level of protein in the blood. हमारे पास हाइपोप्रोटीनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास प्रोटीन लेवल जो कि है वो ब्लड में कम हो जाता है। नॉर्मल जो लेवल है हमारे पास प्रोटीन का ब्लड में वो हमारे पास 6 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर है। जब हमारे पास ये लेवल जो कि है यानी प्रोटीन जो कि है हमारे पास लेस देन 6 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाए तो ये हमारे पास काज करता है कंडीशन हाइपोप्रोटीनीमिया की। नेक्स्ट हाइपोप्रोटीनीमिया काजेज यानी हाइपोप्रोटीनीमिया हमारे पास क्यों होता है, इसके डिफरेंट काजेज होते हैं हमारे पास। सबसे पहले काज जो कि है वो है हमारे पास न्यूट्रिशनल हाइपोप्रोटीनीमिया यानी एक न्यूट्रिशनल हाइपोप्रोटीनीमिया में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जैसे कि है क्वाशियरकोर यानी क्वाशियरकोर एक पेशेंट है जिसकी डाइट में प्रोटीन कम है तो वो जो कि है उसको हाइपोप्रोटीनीमिया काज हो जाता है। उसका जो प्रोटीन लेवल जो कि है वो कम हो जाता है तो उसको हम न्यूट्रिशनल हाइपोप्रोटीनीमिया कहते हैं। माल एब्जॉर्प्शन कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं हमारी बॉडी में जिसकी वजह से प्रोटीन जो कि है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता, जैसे कि सिलिक कंडीशन हो गई। लिवर डिजीज हमारा जो लिवर जो कि है वो बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। वो एक प्रोटीन जो कि है प्रोटीन एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन जो कि हमारे ब्लड का लार्ज पार्ट होते हैं वो जो कि लिवर बनाता है। अगर हमारे पास लिवर जो कि वो माल फंक्शनिंग हो जाए, उसकी फंक्शनिंग खराब हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारे पास जो लार्ज प्रोटीन कंटेंट होता है वो नहीं बनता और हाइपोप्रोटीनीमिया की कंडीशन काज हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है रेनल डिजीज यानी अगर किसी को रेनल डिजीज है या कोई रेनल डिसऑर्डर्स है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन जो कि होता है वो हमारे पास लॉस हो रहा होता है तो यूरिन तो भी हमारे पास हाइपोप्रोटीनीमिया की कंडीशन काज हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की तरफ। इसमें हमारे पास जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो जो कि है उसमें इंफेक्शन हो जाती है और वो हमारे पास सही तरह से काम नहीं कर पा रहा होता तो हमारे पास बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होनी होती है तो उनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें हमारे पास प्रोटीन दिया जाता है तो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन बॉडी में सही से नहीं हो पा रही होती तो इसकी वजह से क्या होता है कि हाइपोप्रोटीनीमिया की कंडीशन काज हो जाती है। नेक्स्ट यानी अब हमारे पास हाइपोप्रोटीनीमिया की कंडीशन आ गई है तो हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे तो कि हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हम करते हैं। सबसे पहले जो हम टेस्ट करते हैं वो टोटल प्रोटीन लेवल का होता है। टोटल प्रोटीन में हम देखते हैं उसका एल्ब्यूमिन लेवल देखते हैं, खास तौर पर ग्लोब्यूलिन देखते हैं। इसके अलावा फाइब्रिनोजेन वगैरह हम देखते हैं कि वो इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो कि कम हो और जिसकी वजह से ये कंडीशन जो कि अकर हुई है। उसके बाद हम सीरम एल्ब्यूमिन का टेस्ट करते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन जो कि है ये हमारे पास मेजर प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में और ये जो कि है ये प्रोड्यूस होता है बाय लिवर और लिवर जो कि है इसे प्रोड्यूस करता है और ये हमारी बॉडी में काम करता है जो कैरी करता है मेडिसिन को और हार्मोन को थ्रू आउट द बॉडी। अगर ये हमारे पास यानी एल्ब्यूमिन का लेवल जो कि है ब्लड में कम हो जाए तो हमारे पास काज होती है कंडीशन हाइपोप्रोटीनीमिया की। तो इस वजह से हम सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है हाइपोप्रोटीनीमिया का। इसके बाद हमारे पास है एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशो यानी एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशो जो कि है उसमें हम इन दोनों का जो नॉर्मल रेशो है एक सही रेशो इनकी जो होनी है वो जरूरी है। अगर ये हमारे पास बॉडी में सही ना हो, मैंने पहले भी कह दिया है कि एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन जो कि ये लिवर प्रोड्यूस करते हैं। अगर लिवर जो कि इनको सही अमाउंट में प्रोड्यूस ना करे, उनका जो बैलेंस है वो खराब हो जाए यानी ये हमारे बॉडी में जो कि है इनकी रेशो मोर देन 1 होनी चाहिए। अगर ये उस तरह से ना हो या ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हमारे पास हाइपोप्रोटीनीमिया की कंडीशन अकर हो जाती है। अब नेक्स्ट यानी अब हमारे पास हाइपोप्रोटीनीमिया की कंडीशन अकर हो चुकी है, अब हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। उसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे जरूरी है कि हम उसकी काजिज की तरफ जाएं कि उस पेशेंट की काजिज को देखें कि किस वजह से हमारे पास हाइपोप्रोटीनीमिया की कंडीशन अकर हुई है। उसमें हमारे पास पेशेंट पर्सन की जो डाइट है उसको भी हम चेकआउट करते हैं कि पेशेंट की जो डाइट है वो तो लो नहीं है प्रोटीन, अगर वो लो हो प्रोटीन में तो हम उसके डाइट को हाई करते हैं और बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन उसको हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी क्वाशियरकोर की तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं
जब हम उसको हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करें, और अगर इसमें एक ये भी कंडीशन, अगर वो पूरी तरह मुकम्मल यानी इसको और अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो वो डाइट से ही क्योर हो सकता है। इसके अलावा हम उसका हेल्थ स्टेटस देखते हैं कि उसमें एडिमा है या कोई और ऐसा मसला है जिसकी वजह से हाइपोप्रोटीनिया हुई है, तो हम पहले उसकी हेल्थ स्टेटस को ठीक करते हैं। इसके अलावा एज के रिगार्डिंग हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब छोटा बच्चा जैसे कि यंग चाइल्ड में क्वाशियर होता है, या उसके अलावा यंग एज होती है, या एल्डरली होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो हर एक के हिसाब से हमने उसकी ट्रीटमेंट होती है वो करनी होती है। फिर हम आ जाते हैं मेडिकल हिस्ट्री की तरफ। मेडिकल हिस्ट्री में हम एक पेशेंट की जो कि है मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि आया उसका लिवर पे डिसऑर्डर नहीं है, या उसका किडनी फंक्शन सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं। अगर इस तरह की कोई इश्यूज होते हैं तो पहले जो कि है हमें समझ आती है कि इसमें जो हाइपोप्रोटीनिया असर हुई है वो लिवर की माल फंक्शन की वजह से हुई है या किडनी की माल फंक्शन की वजह से थी। तो पहले हम उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास हाइपोप्रोटीनिया की कंडीशन जो है वो क्योर हो जाती है। अब आते हैं अपनी जो हमारा जो आज का स्पेसिफिक टॉपिक है, पेरेंटल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग हाइपोप्रोटीनिया। यानी अब हमारे पास एक ऐसा पेशेंट है जिसे हाइपोप्रोटीनिया भी है और उसका जो जीआईटी जो है वो कंप्लीटली काम नहीं कर रहा और वो माल फंक्शनिंग है। तो ऐसे पेशेंट को जो कि ओरली और एंट्रली जो फीड नहीं ले सकता, तो उनको हम सजेस्ट करते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन एक टाइप होती है न्यूट्रिशन की जिसमें हम पेशेंट को न्यूट्रिएंट जो हैं वो डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम बाय इंट्रावेनियस, यानी उनकी जो ब्लड स्ट्रीम है इंट्रावेनियसली हम उनको न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास जो है वो 2 टाइप ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन है। एक है सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन और दूसरी जो है वो हमारे पास है पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन में हम जो कि हैं वो वाले पेशेंट जो कि कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन पर, यानी अपनी तमाम जो डाइट और जो न्यूट्रिशन है वो पेरेंटल न्यूट्रिशन से लेते हैं, तो उनको हम सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन में जो कैचर होता है वो जो लगा हुआ होता है, जो हमारे पास सबसे बड़ी लार्ज वेना केवा होती है, उसमें हमारे पास जो है ये लगा होता है, क्योंकि इसमें जो हम होती हैं हम उनको हाई कैलोरी डाइट भी देते हैं, फ्लूइड भी ज्यादा होता है, तमाम न्यूट्रिएंट हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो लार्ज वेन होती है वो उस लोड को जो है बर्दाश्त कर सकती है। तो इस वजह से हम मेन जो बड़ी वेन है उसको हम जो हाई फ्लो बर्दाश्त कर सके उसमें हम सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है उसको प्लेस करते हैं। फिर पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है ये हम प्लेस करते हैं, यानी छोटी वेन जो हमारे पास होती हैं, जैसे कि हैंड की वेन्स हो गई या आर्म की वेन्स हो गई, इसमें हम जो है टोटली डिपेंडेंट नहीं होते पेरेंटल न्यूट्रिशन पर। इसमें हम ओरली एज अ सप्लीमेंट इसे यूज करते हैं कि कुछ न्यूट्रिशन जो कि हम उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन से दे रहे होते हैं, कुछ जो कि है पेशेंट ओरली ले रहा होता है या इंट्राली ले रहा होता है। मतलब वो वाले पेशेंट जिनका जीआईटी का कोई एक आध हिस्सा जो कि है या स्टमक हो गया या इंटेस्टाइन का कोई एक हिस्सा जो कि है वो डैमेज है, वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा, तो उनको हम पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं एज अ सप्लीमेंट, और उसके साथ हम कोई और जो न्यूट्रिशन जिसके जरिए वो ले सकता है वो भी उसको प्रोवाइड करते हैं। अब हम आ जाते हैं हाइपोप्रोटीनिया, यानी उसके लिए अब हमने किस तरह की पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो देनी है इस कंडीशन में। इसमें सबसे जरूरी जो है वो हमारे पास है प्रोटीन, यानी प्रोटीन की जो कमर्शियली अवेलेबल स्टैंडर्ड पीएन सोल्यूशन जो होती हैं उनमें तमाम इसेंशियल अमाइनो एसिड और कुछ जो है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन जो है उसकी हमने पेशेंट की कंडीशन को देखकर उसकी अमाउंट को, उसकी जो न्यूट्रिएंट जो प्रोटीन जिनकी डिफिशियंसी है जिसकी वजह से हाइपोप्रोटीनिया काज हुआ है उसको हम ज्यादा करते हैं। इस पर एक रिसर्च हुई है कि जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो पेशेंट थे उस दौरान उनके जो पेशेंट थे उनको कुछ पेशेंट को उन्होंने जो आम कमर्शियली अवेलेबल जो स्टैंडर्ड पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है फार्मूला जो कि अवेलेबल होती है वो दिया गया, और कुछ पेशेंट को ब्रांच चेन अमाइनो एसिड इनरिच फार्मूला जो है वो प्रोवाइड किया गया। उनमें से वो पेशेंट जिनको ब्रांच चेन अमाइनो एसिड इनरिच फार्मूला
प्रोवाइड किया गया तो उनकी जो विजिबल प्रोटीन लेवल जो स्टेटस था वो ज्यादा बेहतर हुआ एज कंपेरिजन टू वो जिनका एज कंपेरिजन टू वो जिनको आम नॉर्मल जो स्टैंडर्ड पेरेंटल न्यूट्रिशन जो सोल्यूशन होता है वो प्रोवाइड किया गया। तो हमारे पास तो अब हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। कार्बोहाइड्रेट जो कि हैं हम उनको डेक्सट्रोज की फॉर्म में देते हैं और ये 50 to 70% बाय वॉल्यूम हम इनको देते हैं। अब लिपिड्स आ गया। लिपिड्स जो कि है वो हम लिपिड्स का जो इमल्जन है वो टोटल कैलोरीज का 20 to 30% होना चाहिए। इसमें हमने 10% जो कि है पर डे के हिसाब से सोया बीन बेस्ड फैट इमल्जन से प्रोवाइड करना है और 2 to 4 कैलोरीज जो कि 2 to 4% कैलोरीज जो कि है वो हमने इनको लिनोलिक एसिड की तरफ से देनी है। हमने लिपिड में ये ध्यान रखना है कि इनका जो वॉल्यूम जो लिपिड इमल्जन है वो 2 ग्राम से एक्सीड ना हो पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से। फिर अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइट वाइटामिन एंड ट्रेस एलिमेंट। वो पेशेंट जो जैसे हमने पहले बात की कि वो पेशेंट जो कि सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन पर होते हैं यानी उनकी टोटल न्यूट्रिशन जो कि है वो डिपेंडेंट होती है पेरेंटल न्यूट्रिशन पर, तो उनको ये जरूरी है कि हम उनको इलेक्ट्रोलाइट मल्टीवाइटामिन और ट्रेस एलिमेंट जो कि है वो प्रोवाइड करें। वो जो जिनकी जरूरत होती है उनको डेली बेसिस पर उनकी जो रिकवरी के लिए जो जरूरी होती है और इसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान से काम लेना पड़ता है। उनकी बार बार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है ताकि ये वॉल्यूम जो कि ऊपर नीचे ना हो या कोई ऐसी जो पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना स्टार्ट हो जाए, तो इनको बहुत ज्यादा केयर किया जाता है और बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग होती है। फ्लूइड्स जो कि हैं इनका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है क्योंकि फ्लूइड्स जो कि है वो हम इनको जो प्रोवाइड करते हैं वो हम 1.5 से 3 लीटर तक इसके दरमियान तक प्रोवाइड करते हैं। बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हम एक्सीड कर देते हैं 3 लीटर फ्लूइड से। तो इनमें हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है उन पेशेंट्स का जिनका लिवर और किडनी जो कि है वो माल फंक्शनल हो और उनकी जो स्टेट है उनकी हमने सेंसिटिविटी को देखना है कि वो सेंसिटिव तो नहीं हो रहे ज्यादा फ्लूइड की वजह से। तो ये सारी चीजें जो कि हमको हमने बार बार मॉनिटर करना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो इस तरह हम एक हाइपोप्रोटीनिया पेशेंट के पेरेंटल न्यूट्रिशन जो कि है वो कर सकते हैं और उनको सक्सेसफुली जो कि है उनकी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ मेरा जो आज का टॉपिक है वो खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड एट द लास्ट एनी क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सो मच मेरीना, आपने बहुत अच्छा मतलब इलेबोरेट किया अपने सेशन को, और अगर किसी का कोई सवाल वगैरह है तो डिस्कस कर सकते हैं मैडम से। चलिए नेक्स्ट फिर अक्सार शमीर, ठीक है, वो प्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी जी कंटिन्यू करें। आई एम अक्सा शमीर और मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बाय पेरेंटल न्यूट्रिशन ऑफ सीवीयरली माल फंक्शन जीआई फॉर किडनी पेशेंट। इसमें हमने किडनी पेशेंट हैं, उनकी जो जीआई है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो सही से फंक्शन नहीं कर रही, तो हमने उनको पेरेंटल उनका न्यूट्रिशन मैनेज करना है पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू। तो इसमें क्या होगा कि हम जो अगर वो पेशेंट ओरल डाइट ले रहा है वो बॉडी में ना उसकी सही से ब्रेकडाउन हो रही है, ना ही यूटिलाइजेशन, ना ही उसकी सही से एब्जॉर्प्शन हो रही है, इसलिए हम उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन असल में पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है, ये ऐसा न्यूट्रिशन है इसके अंदर हम जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं उसको हम वेन्स के थ्रू बॉडी में सप्लाई करते हैं। इसकी 2 फॉर्म्स हैं। पहली है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इसमें हम न्यूट्रिशन सेंट्रल वेन में जो सुपीरियर वेना कैवा वेन है उसमें न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। और दूसरी है पेरिफेरल पेरेंटल वेन है, पेरेंटल न्यूट्रिशन है, उसमें हम न्यूट्रिशन जो है पेरिफेरल वेन या फिर आर्म्स की वेन में सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें रूट्स हैं
इसमें जो टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन है उसको सेंट्रल वेन से सप्लाई कर रहे हैं, और इधर जो पेरिफेरल पेरेंटरल न्यूट्रिशन है उसको हम आर्म की वेन से सप्लाई कर रहे हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स यही है कि हमने जो भी बॉडी की नीड है उसको हमने फुलफिल करना है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास दो टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। इसके अंदर और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, विटामिन लेंगे और ट्रेस मिनरल्स लेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जो हम ले रहे हैं कंपोनेंट्स ले रहे हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं, इनको हम प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में ले रहे हैं। जो प्रोटीन है उसको हम अमीनो एसिड की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स को डेक्सट्रोज की फॉर्म में, फैट्स को लिपिड्स की फॉर्म में और इलेक्ट्रोलाइट्स विटामिन और मिनरल्स लेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जो हम फ्लूइड को एस्टिमेट करते हैं कि कितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसका एक मेथड है, उसको हॉलीडे सैगर मेथड बोलते हैं। अगर पेशेंट का वेट 1 से 10 kg है तो उसको 4 मिलीलीटर पर kg पर और के रेट से हम उसको फ्लूइड देंगे, और अगर उसका वेट 11 से 20 kg है तो उसको 40 मिलीलीटर पर और प्लस 2 मिलीलीटर पर kg पर और अगर उसका वेट 20 kg है तो 60 मिलीलीटर पर और प्लस 1 मिलीलीटर पर kg पर और के हिसाब से इसको फ्लूइड देंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। कार्बोहाइड्रेट्स को हम डेक्सट्रोज की फॉर्म में देंगे, तो इसमें जो है जो इन्फेंट्स हैं जिसकी एज होगी, इन्फेंट्स हैं उनको हम 10 से 14 मिलीग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से देंगे, और 1 से 10 ईयर के जो चिल्ड्रन होंगे उनको हम 10 मिलीग्राम से ग्रेटर देन 10 मिलीग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से देंगे, और एडोलिसेंस को 6 मिलीग्राम से ज़्यादा देंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। अमीनो एसिड्स, क्योंकि हमारे पास किडनी पेशेंट हैं तो किडनी पेशेंट को हम प्रोटीन की अमाउंट कम देते हैं, वो इस वजह से क्योंकि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं प्रोटीन जाके बॉडी में वेस्ट को होल्ड कर लेता है, उसको बिल्टअप कर देता है ब्लड में, तो इस वजह से हम रेनल पेशेंट्स को प्रोटीन की अमाउंट कम देते हैं, क्योंकि जब बॉडी के अंदर वेस्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो जो किडनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रही, तो वो उसको सही से रिमूव ही नहीं कर पाएगी, इसलिए हम किडनी पेशेंट्स को अमीनो एसिड कम देते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। लिपिड्स लिपिड्स में इन्फेंट्स को 3 ग्राम पर kg पर डे, और चिल्ड्रन 1 to 10 ईयर्स को 1.5 से 2.5 ग्राम पर kg पर डे, और एडोलिसेंट्स को 1.5 ग्राम पर kg पर डे के हिसाब से देंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसके अंदर हम सोडियम की, पोटेशियम की और फास्फोरस की जो अमाउंट्स हैं ना किडनी पेशेंट में, उनको लिमिटेड करते हैं, क्योंकि जो सोडियम इनकी अमाउंट्स को लिमिटेड करते हैं, क्योंकि जो पोटेशियम है वो हार्ट प्रॉब्लम कॉज करता है अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी ब्लड में तो, और जो फास्फोरस है ये बोन्स में जाके कैल्शियम की अमाउंट को डिस्टर्ब करेगा, कैल्शियम के फंक्शंस को डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाएंगी, इसलिए हम ये किडनी पेशेंट्स को कम देते हैं। उसके अलावा उसके अलावा विटामिन जो हैं वो हम विटामिन ई, ए और के किडनी पेशेंट्स को कम देते हैं, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम्स करते हैं अगर इनकी अमाउंट हम ज़्यादा कर दें तो, और विटामिन B1, B2, B6, फोलिक एसिड, नियासिन और पेंथोइक एसिड जो है इनकी अमाउंट, ये जो विटामिन हैं हम ये किडनी पेशेंट्स को ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये बॉडी के बाकी फंक्शंस को सही रेगुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच आपका।
जी दलिश्ता खान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज लिश्ता खान। सर आवाज आ रही है? जी जी कंटिन्यू रखें। My name is Lishta Khan. I am here to describe you about the nutritional management of that patients which are on the dialysis. So, first is the what is parental nutrition? Actually, sir, slide करें. These are my contents. First, we will describe the parental nutrition. Next, what is the need of the parental nutrition in patients? Next is the importance of the parental nutrition in chronic kidney patients. Next, PN substrates for patients, malnutrition and dialysis, nutrition management, diet pattern, and then the conclusion. First of all, we will discuss what is parental nutrition. Parental nutrition actually is the feeding of the specialist nutrition products to a person intravenously, avoiding the usual process of eating and digestion. Then why we give these kind of nutrition to the patients who are on the dialysis? Actually, the chronic kidney disease are the major public health concern, and it is spread widely in 14.8% in adults. And the patients on the dialysis suffer from the poor health outcome. Therefore, we will discuss why we discuss need of the parental nutrition in chronic kidney. Actually, the patients with chronic dialysis should give the enteral nutrition. That firstly, we recommend that this is the first line treatment for them to give that we should give them the nutritional counseling and oral nutrition supplement. But if they get some kind of problem regarding to this, then we will give them the parental nutrition, which is an other source for giving them the proper substances. And we give them why? Because they can't tolerate the oral and the enteral routes due to the malfunction of the GI tract, and they suffer chronic nausea, vomiting, and anorexia. So this interdialytic partial parental nutrition is administered to them, because this is somehow safe and convenient way to supplement and nutrient intake. And what is the its importance? This reduces the hypercatabolic rate and reduces the malnutrition. हाइपरकैटाबोलिक रेट इस तरह से रिड्यूस करता है कि जो पेशेंट डायलिसिस पर होते हैं उनका पूरा का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो पूरा इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि उनका रीनल फंक्शन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता, और वो जो डिजीज जो उस टाइम वो सफ़र कर रहे होते हैं डिजीज से मुतलिक डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लिकेशंस और एडिशनल ऑर्गन जो डिजीजेस होती हैं जो भी, और मेटाबॉलिज्म इस वजह से भी ख़राब होता है कि जो टाइप होती है डिजीज़ की और इंटेंसिटी होती है डायलिसिस की, इस वजह से भी वो मेल नरिशमेंट का शिकार हो जाते हैं, और इसी वजह से इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ख़राब हो जाता है। इसी वजह से हम उनको पीएन रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा PN also help in various functions like immunology and wound healing and antioxidant potential inflammation. So next slide. Actually, the substrates in the PN in the patient include the amino acid solutions, lipid emulsions, carbohydrates, L-carnitine, vitamins, trace elements, and electrolyte. Actually, the amino acids which give them which we suggest them are basically the nephro solutions, which changes the amino acids metabolism. And the lipid emulsions have a dose of 1 gram per kg per body weight per day, and mostly contains in lipid emulsion, the mostly thing which are present in it are the plasma triglycerides. And in carbohydrates, we give them normoglycemia who show the insulin resistance to their patients. And next are the L-carnitine, which is the which are given to that kind of patients who are malnourishment, and their जो normal amount are 500 milligram per day.
Next are the vitamins, including the vitamins, both fat and the water soluble vitamins are included. And in fat soluble vitamins, mostly we give them the D3 vitamin and E vitamin. And in water soluble vitamins, which the patients who are on dialysis, we increase their amount of intake of vitamin C. But the amount of vitamin C should not exceed greater than of 250 milligram per day. In trace elements, we suggest them the selenium, but the amount of it also must not enhance 200 microgram per day. And also there are electrolytes are present. Next is the next slide, malnutrition and dialysis. Actually, in the patients with kidney failure, and they are on the dialysis, they affect malnutrition affects 20 to 60% of the patients on dialysis. And with these are the predictors of the mortality and morbidity rate. So these इन patients में होता क्या है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा इनमें खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि सो इस वजह से इसका जो है वो ये है कि ये लीडिंग फैक्टर बन जाता है मेल न्यूट्रिशन का। और इसमें जो होती हैं वो डाइटरी इंटरवेंशन जो होती हैं लिमिटेड हो जाती हैं। हम इन पेशेंट्स को एक हद तक डाइट दे सकते हैं, वो भी पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू हर तरह की डाइट नहीं दे सकते। और इसके अलावा जो डायलिसिस इटसेल्फ है वो कैटाबॉलिक स्टेट है। इसका मतलब ये है कि इसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो होता है रीनल फेलियर में या जो पेशेंट डायलिसिस में होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैटाबॉलिज्म का जो रेट होता है वो एनहांस हो जाता है। इसलिए हम इसमें मेल न्यूट्रिशन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत हद तक इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशन इनटेक that the dietary management we should while giving them the diet, the goals we should put in our mind are that we should reduce the nitrogen intake and maintain their nitrogen balance, cover essential amino acid requirement and supply enough calories. And the energy which are taken to the infants is 100 to 120 kilocalories per kg per day, and in children 80 to 100 kilocalorie per kg per day. And which are represent there that 55 to 60% from the carbs, 30% from the fats and 10% from the proteins. Next is the calories that the calories should adjust it so in that way that they should be present the carbohydrates, also fats and then proteins. And the every patient is different from another patient. Their age, gender is different, and their current weight are different. Their physical activity and the metabolism also occurs differently. So when we are suggested them calories, these parameters should be kept in our mind. So next slide. Sir, next slide. Then are the diet patterns that we should some of the major components which we avoid to the patients who are on the dialysis, that their total calories must be 35 to approximately 50 kilocalorie per day to avoid the catabolism, so that in that person's not much catabolism takes place. We should restrict them the salt, and their salt ranges from 2 to 4 gram per day. Their potassium intake must be 40 microgram per day, and their phosphorus intakes must be 800 microgram per day. And then we move towards the conclusion. Actually, the parental nutrition is a reasonable treatment option when confronted with who fail to respond initial treatment. जब oral ट्रीटमेंट और जब एंटेरल न्यूट्रिशन जो कि हमारे गट के थ्रू दी जाती है, जब ये दोनों फेल हो जाती हैं और पेशेंट इसको ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता, तो तब हम पेरेंटल न्यूट्रिशन को देते हैं। और इसके अलावा ये है कि पेरेंटल न्यूट्रिशन के किडनी डायलिसिस पेशेंट्स में बहुत कम एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं रिगार्डिंग टू दोज
कि हम उनको ओरल मेडिकेशंस दें या और चीज़ें दें। उसके अलावा जो है फ्यूचर रिसर्च है कि अभी भी काम हो रहा है इसके ऊपर, और डाइटरी काउंसलिंग हमें उनके साथ के साथ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज़लिश्ता। सेशन बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव था और काफ़ी चीज़ें जो मतलब ये कैलोरीज काउंट करना वगैरह मतलब बड़ा अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जी आसिफ इमरान। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ इमरान, SHNS डिस्ट्रिक्ट भावलनगर। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक बाउल ऑब्स्ट्रक्शंस के बारे में। स्लाइड प्लीज। हेलो जी कंटिन्यू करें, इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दें जी आप। जी जी if your digestive system comes to a grinding halt, you won't be able to make a bowel movement or pass gas। इसमें ये होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई खराबी या कोई हार्ट रुकावट आ जाती है, तो बॉल मूवमेंट की पासिंग में और गैस पासिंग में डिफिकल्टी होती है और स्टमक पेन और स्वोलन बेली, पेट भी फूल सकता है। स्टमक में पेन भी होता है। These could all be signs of have a bowel obstruction, which is a serious problem that happens when something blocks your bowel, either your large or small intestine. A common type of obstruction or blockage is called fecal impaction. Fecal impaction is when a large hard mass of stool gets stuck in your digestive tract and can't be pushed out the normal way. When the bowel is blocked by something other than hard stool, doctors call it a bowel obstruction. Next sir, आगे इसकी काजेज आ जाती हैं। Part of your bowel may become twisted, which can close it off and stop anything from passing through. Your bowel may become inflamed and swell up. Scar tissues, next scar tissues or hernia could make your bowel too narrow for anything to pass through. A tumor or other type of growth inside your bowel could block the passage. Damaged blood vessels leading to the bowel can cause some bowel tissue to die. और इसके अलावा भी काफ़ी सारी इसकी वजूहात हो सकती हैं। इन मैनी केसेस इन्फ्लेमेशन, प्रायर सर्जरीज और कैंसर कैन काज द बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। इन्फ्लेमेशन हो जाना या प्रायर कोई पहले सर्जरी हुई है या पेशेंट के जीआई ट्रैक में कोई कैंसर वगैरह की शिकायत है, इट्स मोर लाइकली टू हैपन इन ओल्डर पीपल। बूढ़े लोगों में ये ज्यादा होता है। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कैन हैपन इन योर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। ये छोटी आंत या बड़ी आंत में हो सकता है, बट दे आर मोर लाइकली टू बी इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कॉमन काजेज आर Crohn's disease, diverticulitis, hernia, colon cancer, stomach cancer, ovarian cancer. Scar tissues from surgery, radiation to the abdominal area, advanced lung cancer, breast cancer, or melanoma that has spread to the bowel. इसके लिए पेरेंटल न्यूट्रिशन फॉर क्रॉनिक बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है। पेरेंटल न्यूट्रिशन में हम मरीज को इंट्रावेनसली फूड देते हैं या डाइट देते हैं। द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू करेक्ट और प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। ट्रीटमेंट का जो गोल है वो यही है कि माल न्यूट्रिशन को हम खत्म करते हैं, उससे बचते कैसे हैं और उसको ठीक कैसे करते हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स लिक्विड न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड electrolytes. Some people use parental nutrition to supplement
feeding through a tube placed into the stomach or small bowel, internal nutrition, and other use it by itself. Next, sir. The safest diet when you have a bowel obstructions. Make smart choices when it comes to your diet can be difficult. This process can become even more challenging when certain chronic and acute health conditions, such as bowel obstruction, occur. Individuals who have been diagnosed with a bowel obstruction will need to make significant changes to their diet. Bowel obstruction basics. A bowel obstruction is a partial or complete. सर नेक्स्ट कीजिएगा. Next, all fluid diets. Individuals who have been diagnosed with a bowel obstruction and experience severe abdominal pain, heartburn, significant bloating, nausea, and cramping may be encouraged to follow a fluid diet, as suggested by the name. Fluid diet prohibit solid foods. They also provide little to no residue. Those who follow a fluid diet may consume any milk-based milk-based beverages, refined cooked cereals like farina, fruit and vegetable juice, broths or strained soups, pudding, custard, yogurt, and ice cream, and liquid nutritional supplements. Individuals who follow a fluid diet should work closely with the registered dietitians to ensure nutritional needs are met. Food choice to prevent blockages. Drink 8 to 10 cups of fluid daily. Limit caffeine such as coffee, tea, cola, and alcohol, which can irritate the bowel. Eat more canned, fresh or cooked vegetables and fruit with seeds, membranes, and skin removed. Avoid raw, stringy vegetables with tough skin such as pea pods, celery, and onions. Limit intact grains such as nuts, seeds, granola, popcorn, or wild rice. Avoid eating dried fruits such as raisins, dates, and figs. Chew foods well and eat slowly. Eat small amounts of food more often during the day. आगे इसकी प्रिवेंशन आ जाती हैं. टू प्रिवेंट bowel obstruction from happening in the first place. अगर उसी जगह जिस जगह पहले हुई है उसी जगह पे अगर दोबारा होती है तो इस चीज से बचाव के लिए ये चीजें हैं. इट इज वाइज टू फॉलो एन ओवरऑल हेल्दी ईटिंग प्लान एंड अवॉइड कॉन्स्टिपेशन. यानी कि हेल्दी फूड खाएं और कॉन्स्टिपेशन से बचें. A diet that is high in fiber and water content will help prevent constipation and keep matter moving freely through your intestine. पानी ज्यादा पिएं और फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा करें. Remember to chew your food well and don't rush through meals. When your bowel blockage has been fixed and fiber back into your diet, जब आपकी bowel blockage ठीक हो जाती है और फाइबर को आप दोबारा डाइट में शामिल कर लेते हैं, your intestine need to adapt to the added bulk and resume regular bowel movements. Obstructions can reappear in the future if the underlying cause is not addressed the first time. Thank you. जी मैडम, हुमैरा तशफीन.
मायरा अमजद। मायरा आप प्रेजेंट हैं? जी जी कंटिन्यू। सर मेरी स्टार्ट की थी सर हुमैरा तशफीन। जी जी ठीक है, एक सेकंड। थैंक यू मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हुमैरा तशफीन, SHNS Bahawal Nagar. Nutrition management by parenteral nutrition of severely malfunction GI for patients after C-section. ये आज का मेरा टॉपिक है। द नेक्स्ट स्लाइड। न्यूट्रिशन थेरेपी उन पेशेंट्स के लिए की जाती है जो कि आम नॉर्मल प्रॉपर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं कर सकते, या जिनके जीआई ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से उनकी अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होती। इसके लिए न्यूट्रिशन थेरेपी के दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें एक पहला है एंट्रल और दूसरा है पेरेंट्रल। एंट्रल में ये है कि नॉर्मल डाइट या ट्यूब फीडिंग के थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो हैं माइक्रो और मैक्रो दोनों जो है वो पेशेंट को दिए जाते हैं। लेकिन अगर पहला तरीका काम नहीं करता तो फिर दूसरा तरीका जिसमें पेरेंट्रल है, जिसमें स्पेशल फीडिंग की जाती है थ्रू वेन, वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट। एंट्रल न्यूट्रिशन में नॉर्मल डाइट के जरिए आपको खुराक दी जाती है पेशेंट को जितनी उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, और इसमें अगर लिक्विड फूड देनी है तो उसके लिए ट्यूब फीडिंग का भी तरीका इख्तियार किया जाता है। नेक्स्ट। लेकिन अगर एंट्रल न्यूट्रिशन काम नहीं करती और पेशेंट को मेल नूरिश का खतरा है तो उसके लिए पेरेंट्रल न्यूट्रिशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जिसको मेडिकल टर्म में टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, TPN, जिसमें इंट्रावेनस जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है फूड का, जिसका मेन गोल क्या है कि मेल न्यूट्रिशन से बचना, ताकि पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेट ना हो और उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती रहें। ये रूट दिखाया गया है कि क्या है। ओरल रूट है पैराएंट्रल, और नेक्स्ट उसका साथ ही है एंट्रल, कि वो ट्यूब फीडिंग है। ट्यूब फीडिंग के 3-4 तरीके दिए गए हैं, लेकिन इंट्रावेनस जो है वो PPN और TPN है। PPN पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन और TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जी सर नेक्स्ट। ये एक टेबल है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम पेरेंटल न्यूट्रिशन की तरफ जाते हैं। स्टेप 1 में ये देखा जाता है कि क्या पेशेंट को इस काबिल है कि उसकी न्यूट्रिशन पूरी हो रही है या न्यूट्रिशनल इम्पेयरमेंट आ रही है। अगर न्यूट्रिशनल इम्पेयरमेंट आ रही है, यस, तो फिर उसका दूसरा देखा जाता है कि क्या पेशेंट जो है वो मेल नरिश है या हाई रिस्क फॉर मेल नरिश है। अगर हाई रिस्क पर मेल नरिश है तो फिर उसके लिए नेक्स्ट देखा जाता है कि उसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए जिसके वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ठीक हो या उसका प्रोग्नोसिस जो है वो बेहतर हो। अगर ये उसके लिए मेल नरिश है और अभी हाई रिस्क पे है तो नेक्स्ट उसका देखते हैं कि क्या हम फ्लूइड थेरेपी और विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो EN के थ्रू दे सकते हैं, और अगर EN के थ्रू हम देते हैं तो क्या पेशेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है। अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है देन सप्लीमेंट सिर्फ देते हैं साथ PN की। लेकिन अगर साथ नहीं पूरा हो रहा तो फिर हम PN की तरफ जाते हैं, जिससे उसको सेफ तरीके से इंट्रावेनस जो रिक्वायरमेंट है उसकी फूड की वो उसको दी जाती है। इंडिकेशंस क्या हैं, किस लिए हम TPN जो है वो करते हैं, कौन कौन सी डिजीजेस हैं जिनके लिए TPN जो है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले तो स्टमक डिजीजेस हैं जिसमें बाउल और GI ट्रैक्ट की हैं। कोहन्स डिजीज है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, स्किमिक बाउल है, या किसी भी किस्म का GI ट्रॉमा या ऐसी डिजीज जिसका नतीजा गैस्ट्रेक्टोमी के नतीजे में निकलता है, या कंजेंटल डिसऑर्डर बाय बर्थ वो पेशेंट है इस चीज का। कैंसर और एड्स के पेशेंट्स के लिए भी TPN यूज होती है। सीवियर malnutrition के लिए भी। ऐसा ट्रॉमा सर्जरी या C-सेक्शन के पेशेंट्स जो कि आम नॉर्मल डाइट नहीं ले सकते, उनको भी TPN की तरफ प्रिस्क्राइब किया जाता है, TPN की तरफ गाइड किया जाता है। जी सर नेक्स्ट।
फॉर्मूलाज यूज होते हैं टीपीएन सॉल्यूशन के लिए। 2 फॉर्मूलाज हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है जो कि 2-in-1 टीपीएन सॉल्यूशन कहा जाता है, जिसमें 24 आवर्स के लिए न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई दी जाती है पेशेंट को, लेकिन इस फॉर्मूले में फैटी एसिड शामिल नहीं होता। जबकि दूसरा फॉर्मूला जो है जिसमें 3-in-1 टीपीएन है, ये 24 आवर्स के लिए देते हैं और इसमें इंक्लूडिंग फैटी एसिड होता है जो कि फॉर्म ऑफ लिपोसेन होता है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्मुलेशन इसकी, ये जो फॉर्मूला बनाई है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे फॉर्मूला ए है या फॉर्मूला बी है, उसके इंग्रेडिएंट्स में स्टरल वाटर है, डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज जो कि आप कहें कि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर कैलोरीज एंड एनर्जी है। अमाइनोसिन है, अमाइनो एसिड्स व्हिच प्रोवाइड्स द मॉलिक्यूलर building blocks for protein synthesis. लिपोसिन है which supplies essential fatty acids. बॉडी की फैटी एसिड की जो रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसमें विटामिन्स और मिनरल ट्रेसेस हैं जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट प्री मिक्स टीपीएन, कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो प्री मिक्स हैं, जो कि हाउस बेस्ड सिचुएशन के लिए बनाए गए हैं, जो कि ऑलरेडी बनाए शुदा हैं, तैयार शुदा हैं, जो कि पेशेंट को उसके घर में इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट, उन पेशेंट्स को जिनको हम ओरल डाइट दे सकते हैं, जिनकी कंडीशन बेहतर हो गई है और पेरेंट्रल की बजाय हम एंट्रल की तरफ जाते हैं, तो उनकी हम ओरल डाइट जो है वो किस तरीके से देनी चाहिए जिससे उनकी हीलिंग प्रोसेस उनका सही हो। और वो क्यों उनके लिए ज़रूरी है, ताकि न्यू बॉर्न बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, पेशेंट के स्पीडी हीलिंग के लिए, ताकि उसका वेट लॉस वो अपना कर सके और बैक टू द नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ सके। नेक्स्ट, जो नॉर्मल डाइट है उसमें कौन कौन सी रिच फूड होनी चाहिए, कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लाजमी शामिल होने चाहिए। सबसे पहले प्रोटीन और कैल्शियम रिच फूड्स हैं। प्रोटीन हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी है, जल्दी हील करती है, प्रोसेस हमारा हीलिंग का प्रोसेस तेज करती है और हमारे मसल पावर जो है वो पोस्ट सर्जरी ठीक करती है। ये किन चीज़ों में होती है? मीट, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, ड्राइड बीन्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें हैं जो इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रेंथन करता है और हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। 250 टू 350 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम जो है वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ज़रूरी है। और कैल्शियम हमें मिलता कहाँ से है? मिल्क प्रोडक्ट से, चीज़ से और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। होल ग्रेन फूड्स। द नेक्स्ट, जितने भी सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, हमारी राइस है, वो होल ग्रेन फूड में आ जाता है, जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, जो कि एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करता है और बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी फूड्स हैं जिसमें आयरन, फाइबर और फॉलिक एसिड होता है, जो कि हमारी बेबी की अर्ली स्टेजेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए। विटामिन रिच फूड्स पर पिछली स्लाइड थी। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो विटामिन रिच फूड्स हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसमें विटामिन ए, सी और डाइट्री कैल्शियम है। कैरेट, स्वीट पोटैटोस में विटामिन ए की बहुत अच्छी मिकदार होती है। विटामिन सी जो है वो स्ट्रॉबेरीज में, वाटरमेलन्स में, ग्रेप्स में, पपायास में और सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जो कि इन्फेक्शन को कम्बैट करने के लिए सी सेक्शन पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फाइबर रिच फूड्स हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाती हैं। पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन जो है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है, लेकिन अगर उसकी फूड में फाइबर रिच होगा तो उसको हैसल फ्री बाउल मूवमेंट्स में हेल्प मिलेगी। रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि हमारी डाइट में रफेज हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। ओट्स और हाई इन फाइबर। इसी तरह से दालें जो हैं, लेंटिल, ग्रीन ग्राम्स और पल्सेस, वो भी प्रोटीन और फाइबर की बहुत अच्छी मिकदार में रखती हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट,
आयरन मेंटेन्स द हीमोग्लोबिन लेवल इन द बॉडी, और जितना ब्लड लॉस्ट है हुआ है ड्यूरिंग सी सेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी वो भी बनाने में बहुत हेल्प करता है। आयरन रिच फूड्स कौन सी हैं? रेड मीट, एग योक, बीफ लिवर एंड ड्राई फ्रूट्स। नेक्स्ट, फ्लूइड, डेली 8 से 10 ग्लास पानी डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बहुत अहम है, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है और स्मूथ बाउल मूवमेंट्स करता है। डेली 8 से 10 ग्लास पानी के साथ कोकोनट वाटर, लो फैट मिल्क, नॉन सिट्रस जूसेस, हर्बल टीज, बटर मिल्क और सूप, ये सारी चीजें जो है वो सी सेक्शन पेशेंट्स की डाइट में शामिल होनी चाहिए ताकि उसकी बूस्ट अप एनर्जी करें और उसकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इससे बेहतर होती है। लेकिन इसमें ये चीज नोट करनी चाहिए कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को, तो वो उससे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, स्किम्ड मिल्क हो गया, लो फैट योगर्ट, ये चीज, ये हमें विटामिन, प्रोटीन और कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। एटलीस्ट 500 ml जो है वो डेली डेयरी प्रोडक्ट्स में से डाइट में शामिल होना चाहिए सी सेक्शन पेशेंट्स के, ताकि उनको हील अप होने में हेल्प करें। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, green leafy vegetables are especially good as they are loaded with vitamin। पिछली थी slide जी सर। Green leafy vegetables are especially good as they are loaded with vitamins, iron and calcium। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो मिलती हैं ब्लूबेरी से और विटामिन सी रिच फूड से, क्योंकि उनको उनके बेबी को और उनको इन्फेक्शन के खिलाफ जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट सर, केयरिंग योरसेल्फ आफ्टर सिजेरियन बर्थ, फर्स्ट 3 to 5 days जो हॉस्पिटलाइज होते हैं उसके बाद जब वो वापस घर आती हैं तो 6 weeks कॉल्ड पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम इज अ टाइम ऑफ इलनेस बट अ टाइम ऑफ हेल्दी चेंजेस। इसमें बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस हो रही होती हैं, जिसमें हार्मोनल चेंज है, इमोशनल चेंज है, उसमें बॉडी अपनी बैक की तरफ जा रही है, यूट्रस श्रिंक हो रही होती है और उसमें आपकी लव बॉन्डिंग हो जाती है अपनी बेबी के साथ। इसलिए ये वाला टाइम बहुत ज्यादा केयर मांगता है, बहुत ज्यादा इसमें हाई एनर्जी फूड चाहिए जो कि आपको जितनी लॉस्ट एनर्जी है उसको पूरा करने में मदद दे सके। नेक्स्ट, इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स हैं आफ्टर सी सेक्शन। डूज क्या है, आपको क्या काम है जो करने चाहिए? डू ईट हेल्दी फूड, डू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, डू टेक योर टेम्परेचर इफ यू एक्सपीरियंस चिल्स और यू हैव अ फीवर। अगर आपको बुखार फील हो रहा है या सर्दी लग रही होती है, दोनों सूरतों में अपना टेम्परेचर नोट करना चाहिए। डू टेक नैप्स व्हेन योर बेबी नैप्स, डू टेक अ स्टूल सॉफ्टनर, डू टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली, और हाफ एन आवर एक्सरसाइज जो है वो आपको गो बैक टू योर नॉर्मल रूटीन लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। डोंट्स क्या है? डोंट सोक इन द बाथटब, डोंट टेक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपके अपने स्टमक को भी खराब करते हैं और आपके बेबी के लिए भी जो मिल्क सप्लाई है उसको अफेक्ट करते हैं। डोंट टेक सेल्फ मेडिकेशन, डोंट टेक जंक फूड एंड डोंट टेक एग्जॉस्टिव एक्टिविटीज। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। टॉपिक बहुत अच्छा था और इंफॉर्मेटिव था और हर एस्पेक्ट और पॉइंट ऑफ व्यू को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तंजीला साबिर। जी तंजीला। जी मायरा, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Assalamualaikum. My name is Myra and today my topic of presentation is nutrition management by parental
nutrition for children with GI abnormality. First of all, we will discuss about nutrition management. न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को फूड सर्विस मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसमें बैलेंस न्यूट्रिएंट्स हमने आपकी आवाज कम आ रही है। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट को फूड सर्विस मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसमें हमने इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के लिए बैलेंस न्यूट्रिएंट्स करने होते हैं और बाकायदा डाइटरी मैनेजर्स इसको प्रैक्टिशनर्स इसको एम्प्लॉय करते हैं और मील प्लान्स सजेस्ट करते हैं हमें। इसके बाद इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप्स की हैं, ओरल, इंटरनल, एंट्रल एंड पेरेंट्रल। एंट्रल न्यूट्रिशन जो है इनटेक ऑफ फूड वाया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है। इसमें जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक मेनली कंपोज होता है माउथ, इसोफेगस, स्टमक्स और इंटेस्टाइन से। और एंट्रल फीडिंग में जो है न्यूट्रिशन माउथ या ट्यूब के थ्रू दी जाती है डायरेक्टली इनटू स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। और ट्यूब फीडिंग इसमें दी जाती है क्योंकि ओरली फूड नहीं लिया जा रहा होता है। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन एक फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है। नेक्स्ट स्लाइड। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन एक फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है जिसमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स सप्लाई किए जा रहे हैं वेनस रूट के थ्रू। और इसलिए एंट्रल न्यूट्रिशन नहीं इसमें अप्लाई की जा रही थी, इसलिए पेरेंट्रल दूसरा मेथड है सप्लाई करने का न्यूट्रिएंट्स को। और ये वेनस रूट के थ्रू जीआईटी ट्रैक हमारा फंक्शन नॉर्मली ना कर रहा हो तो ये वेनस रूट के थ्रू डाइट और न्यूट्रिएंट्स हमारे पूरे किए जाते हैं। और इसमें ओरल या नेजोगैस्ट्रिक रूट के थ्रू नहीं की जा रही होती न्यूट्रिएंट सप्लाई। आईवी इन्फ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट इसमें की जाती है और यूजुअल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू हमारा सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। लेकिन जो हैं एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रिशन के वो प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर 7 to 10 डेज के अंदर हमारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही नोजिया या वॉमिटिंग के वजह से, तो ये पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स की असेसमेंट की जाती है, सोल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेस किया जाता है कि पूरे दिए जा रहे हैं या नहीं। इंडिकेशन इसके क्या है पेरेंटल न्यूट्रिशन के कि या तो जो है चिल्ड्रन मालनरिश होंगे या वो मालनरिश की तरफ फर्दर वो जो है डेवलप कर रहे होंगे मालनरिश के थ्रू। और इसके अलावा एंट्रल न्यूट्रिशन इनको कैंडिडेट्स को जो है नहीं दी जा रही होगी, इसलिए ये न्यूट्रिशन ये वाला थ्रू डाइट दी जाती है पेरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट स्लाइड। मेडिकल कंडीशंस इसमें जो हैं इंडिकेशंस वो क्यों जीआई के थ्रू क्यों दी जा रही होती है, इसलिए क्योंकि मेजर जीआई सर्जरी होती है। ये इसके इंडिकेशन बता गए हैं कि ये पेरेंटल न्यूट्रिशन क्यों दी जाती है। मेजर सर्जरी में दी जाती है बाउल ऑब्स्ट्रक्शंस हो या वोमिया जो वॉमिटिंग या नोजिया जो है वो 5 to 7 डेज परसिस्ट कर रहा हो, लॉन्ग हो गया हो। कीमोथेरेपी में दी जाती है प्री पोस्ट ऑपरेटिव बिल्डअप में। स्पेयर माल न्यूट्रिशन हो गई है, आपका जीआई डिसइंफेक्शन हो गया है, लिवर फेलियर है और हेमरेजेस मेजर जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो रही है, तब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है। हाउ इट कैन बी डिलीवर्ड, कैसे दी जाती है? 2 तरीके हैं डिलीवर जो न्यूट्रिएंट्स इसके थ्रू हो रहे हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन में वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हो रहे हैं। उसके 2 टाइप्स हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन और पीपीएन पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन में जो है सेंट्रल वेन के थ्रू दी जा रही होती है, जैसे कि डायग्राम में एक्सप्लेन बताया गया है। न्यूट्रिशन जो है सेंट्रल वेन के थ्रू दी जा रही है और पीपीएन में स्मॉलर या पेरिफेरल वेन के थ्रू न्यूट्रिशन सप्लाई की जा रही होती है। इसमें जो कंटेंट्स दिए जा रहे होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, कार्ब्स दिए जा रहे हैं और फैट्स, और उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स के फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स फॉर्म डेक्सट्रोज की फॉर्म में दी जा रहे हैं। फैट जो है लिपिड एमल्शन, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन्स एंड मिनरल्स फर्दर दिए जा रहे हैं। कार्ब्स जो है मेनली डेक्सट्रोज सबसे सिंपल और सबसे इनएक्सपेंसिव फॉर्म है, इसलिए मायरा आपकी आवाज कम आ रही है। इसकी रिकमेंडेशंस अब आ रही है। इसकी रिकमेंडेशन 2 to 5 mg है पर kg पर मिनट, और टोटल रिक्वायरमेंट्स जो हमें चाहिए होती हैं उससे 50 to 65% जो है कार्ब्स हमारी पूरी कर रहे होते हैं।
और ब्लड ग्लूकोज और शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए कार्ब्स की रेशो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, और ये 3.4 किलो कैलोरीज पर ग्राम दी जाती है। इसमें दो एडवर्स इसके इफेक्ट्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और कंजप्शन ऑक्सीजन की कम हो जाती है। इसके अलावा लिपोजेनेसिस एक प्रोसेस जिसमें होता है कि मेटाबॉलिज्म फॉर्मेशन ऑफ फैट्स हो रही होती है। कार्ब्स की जो पेरेंटल न्यूट्रिशन में डाइट के थ्रू दी जा रही होती है। लिपिड्स है सेकंड, इसमें लिपिड्स जो है सोयाबीन ऑयल के थ्रू दिए जा रहे थे और सनफ्लावर ऑयल और फिश ऑयल के थ्रू लिपिड्स प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। ये लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। इनकी 0.5 टू 1.5 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से चिल्ड्रन को प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी को पूरे करने के लिए लिपिड्स बहुत ज़रूरी है। और जो इन्फ्यूजन रेट इसका है 12 टू 24 आर है। इन्फ्यूजन रेट डोजिंग रेट है कि डिज़ायर प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेट किए जा रही होती है थेरेपी को इफेक्टिव बनाने के लिए, तो वो 12 टू 24 आवर है। इसके अलावा इसका यूजुअल रेंज जो है 25 टू 35% ऑफ टोटल किलो कैलोरीज, मतलब 100% से 25 टू 35% ये टोटल किलो कैलोरीज हमें प्रोवाइड कर रही होती है इसकी बॉडी में। नेक्स्ट है प्रोटीन्स जो है क्रिस्टलाइन अमाइनो एसिड के फॉर्म में दी जा रही होती हैं। इसका 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनटेक इसकी 0.8 से 2 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से होती है और ये टोटल कैलोरीज के लिहाज से 15 टू 20% बॉडी में कैलोरीज फुलफिल कर रहे होते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट हैं कि ये इंक्रीज रीनल सोलूट लोड बहुत ज़्यादा डाल देता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा है एजोटीमिया। एजोटीमिया एक ऐसी कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, जिसमें हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिया और क्रिएटिनाइन बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अदर रिक्वायरमेंट्स में फ्लूइड है, स्टेरिलाइज वाटर दिया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स वाइटामिन माइक्रो के और मैक्रो दोनों दिए जा रहे होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स भी जो हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड की जो अमाउंट है ना वो बैलेंस दी जा रही होती है। इसके जो रेशो प्रोपोर्शन सुटेबल होती है चिल्ड्रन के लिए वो। इलेक्ट्रोलाइट्स, वाइटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, इंडिकेशंस और रूट के देख कर ही एग्जामिन किया जाता है कि ये विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं बॉडी में कितने दिए जाते हैं। और ये इनिशिएट मतलब शुरू में स्टार्टिंग में थोड़े से स्टार्ट किया जाता है। 50% इसका गोल होता है कि फर्स्ट टाइम में दिया जाता है, सेकंड टाइम में इसको 75% और थर्ड टाइम में इसको 100% के तक लेकर चले जाते हैं, ताकि फ्लूइड ओवरलोड ना हो और रीफीडिंग सिंड्रोम ना हो, हाइपरग्लाइसीमिया ना हो बॉडी में। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस को भी देखा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स को देते हुए कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स के एसिड बेस लेवल जो है वो मेंटेन रहे। टीपीएन जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसकी नेक्स्ट स्लाइड। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है, इसके 2 टाइप्स हैं। वो विदाउट लिपिड्स दिया जा रहा होता है या विद लिपिड्स। विदाउट लिपिड्स हैं उसमें अमाइनो एसिड्स और कार्ब सिर्फ दिए जा रहे हैं, क्योंकि लिपिड्स नहीं है उसमें, और उसको 2 in 1 सोल्यूशन कहते हैं। अमाइनो एसिड की 20 टू 25% इसकी रेशो होती है और डेक्सट्रोज जो कार्ब्स की फॉर्म में कार्ब्स दिया जा रहा होता है 75 टू 80% कैलोरीज फुलफिल करता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी पूरा करता है। जबकि लिपिड्स जो है टीपीएन विद लिपिड्स जो है 3 in 1 सोल्यूशन, उसमें अमाइनो एसिड की 20 टू 25% रेशियो दी जा रही होती है, लिपिड्स की 20% और डेक्सट्रोज की 55 टू 60%। असेसमेंट बच्चे की कैसे की जाती है कि पेरेंटल न्यूट्रिशन जिन्हें देनी होती है, उसमें उसकी हिस्ट्री देखी जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। ये 4 चीज़ें एग्जामिन की जाती हैं, इसकी वजह से इसके थ्रू असेस किया जाता है कि न्यूट्रिशन किस तरह की देनी है। डाइटरी हिस्ट्री में फूड हैबिट्स उसकी देखी जाती हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो है रिकॉल उसका लिया जाता है, एपिटेट और चेंजेस इन एपिटेट दी जाती हैं कि च्यूइंग का, स्वॉलोइंग के क्या कौन सा प्रॉब्लम अराइज कर रहे हैं, इंटॉलरेंस फूड एलर्जी देखी जाती हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा बॉडी लॉस हो रहा है 6 मंथ के अंदर अंदर, जो 15% लॉस हो रहा है बॉडी से आइडियल वेट के मुताबिक, तो डाइटरी हिस्ट्री ये इंडिकेशन होती है पेरेंटल न्यूट्रिशन देने के लिए। इसके अलावा एडिमा का पेशेंट है या एम्पुटेशंस हैं, एडिमा मतलब वाटरी फ्लूइड बहुत ज़्यादा उसका हो गया टिश्यूज़ में,
या एम्पुटेशंस हैं, उसकी रिमूवल ऑफ कोई भी लिम्फ है या एक्सट्रीमिटी हो गया है आर्म, लेग से या फुट से, तो उस कंडीशन में पेरेंटल न्यूट्रिशन दी जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में उनके जनरल अपीयरेंस देखी जाती है, स्किन देखी जाती है, आईज, माउथ और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस उनकी एग्जामिन की जाती हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में हाइट और वेट कंपैरिजन ये चार्ट के थ्रू लिया जाता है, जो उसके नॉर्मल होता है वो देखा जाता है। बॉडी मास इंडेक्स देखा जाता है, ट्राइसेप, स्किन फोल्ड्स, बायोइलेक्ट्रिक इम्पीडेंस देखा जाता है। बायोइलेक्ट्रिक इम्पीडेंस एक मेथड है कंपैरिजन बॉडी कंपोजिशन या बॉडी में फैट और मसल मास देखने के लिए, ये एग्जामिन किया जाता है। हैंड ग्रिप डायनोमेट्री देखा जाता है, ये एक टेस्ट है जिसके थ्रू हैंड की स्ट्रेंथ देखी जाती है, फोर आर्म मसल्स और हैंड की स्ट्रेंथ देखी जाती है कि उनमें कितनी है। इसके अलावा यूरिनरी क्रिएटिनाइन एक टेस्ट किया जाता है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिन के और हाइट वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिन के और क्रिएटिनाइन की अमाउंट देखी जाती है यूरिन में, ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा उनका हाइट इंडेक्स देखा जाता है और उसके थ्रू इनके थ्रू एक्सेस करके हम उनके पेरेंटल न्यूट्रिशन की तरफ चाइल्ड को लेकर जाते हैं। बायोकेमिकल पैरामीटर्स में सीरम एल्ब्यूमिन चाइल्ड का देखा जाता है कि कितना है, और उसमें पर्सन के ब्लड लेवल आ जाता है कि लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन कितना है। एक इंडिकेशन होती है कि एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन तो नहीं है कहीं चाइल्ड में, या उसे लिवर या किडनी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है एल्ब्यूमिन की। और एल्ब्यूमिन जो है मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, इसलिए लिवर रिलीज करता है एल्ब्यूमिन, तो वो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग देखी जाती है। थैंक यू। थैंक यू मायरा, आपने अच्छा वो चीज़ों को बड़ा अच्छा फिजिकली और उसको सारा बायोकेमिकली ABCD को फॉलो करते हुए हर चीज़ को मतलब वो मेंशन की है। नेक्स्ट है मायरा तंजीला साबे। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है? जी स्टार्ट करें। Bismillahirrahmanirrahim. Me Tansila Sabir, and my topic is nutritional management of gastrectomy patient. Stomach cancer is also known as gastric cancer, is the fifth most common cancer in the world. And first of all, introduction of sleeve gastrectomy. Sleeve gastrectomy is a surgical weight loss procedure in which the stomach is reduced to about 15% of its original size by surgical removal of a large portion of the stomach. Gastrectomy is a basically surgical procedure that is done to remove all part of the stomach. The stomach is a J-shaped organ that possesses nutrition and digestion after you eat food partially. आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है तंजीला, आप थोड़ा सा स्टे कर लें, आप काफी परेशान लग रहे हैं, रिलैक्स होके प्रेजेंटेशन दें आप। Okay. Gastrectomy is used to treat stomach problem that treatment जो post gastrectomy जो है उसमें जो डाइट हम लेते हैं which is high in protein, low in carbohydrates and low in concentrated sweets. The diet should be consumed as 5 or 6 small meals or with limited fluid intake during meal. All bacterial surgeries can result in damaged hunger and thirst. अगर आप को भूख नहीं है तो eat protein and drink liquid to accomplish your nutritional and fluid liquids. Adequate protein, calories and fluids are important as part of your healing process. पोस्ट सर्जरी न्यूट्रिशनल गोल्स जो होते हैं जो उसमें 700 to 900 कैलोरीज, 64 ounces of non calorie fluid, 80 to 100 grams of protein, 4 to 5 meal per day. जो
इसमें 2 स्टेजेस हैं, क्लियर लिक्विड एंड फुल लिक्विड। जो क्लियर लिक्विड है जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, जो हमें डाइट दी जाती है वो डे 1 टू डे 4 तक जो होती है, उसमें फ्रूट जूसेस, चिकन ब्रॉथ, शुगर फ्री जेलेटिन एंड डी कैफे टी विद स्वीट्स। इसमें 3 ounce of liquid consumed over 30 minutes and 64 ounce per day। स्टेज 2 में जब फुल लिक्विड जो मील प्लान हमारा होता है 5 डे टू 21st, उसमें 28 पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटीन सप्लीमेंट, हॉट सीरियल, स्किम मिल्क और सोया मिल्क, योगर्ट, नो एडेड शुगर, शुगर फ्री पुडिंग एंड क्रीम, सूप वगैरह। और जो इसमें ब्रेकफास्ट में टाइम में जब हम लेते हैं क्रीम ऑफ व्हीट सीरियल, मिड मॉर्निंग में लेंगे प्रोटीन शेक, योग लंच टाइम योगर्ट विद एक्स्ट्रा मिल्क पाउडर और प्रोटीन पाउडर। मिड आफ्टरनून में हम लेंगे प्रोटीन शेक एंड डिनर टाइम क्रीम सूप मेड विद स्किम मिल्क प्लस पाउडर्ड मिल्क। इसमें विटामिन्स के भी ऑप्शंस होते हैं, जो उसमें मोस्टली जो मल्टीविटामिन, कैल्शियम सिट्रेट विद विटामिन डी। इसमें हम चूज करते हैं विटामिन फॉर द फर्स्ट 6 वीक आफ्टर सर्जरी। विटामिन डी जो होते 50,000 IU एंड what is a nutritional for healing at every day to reach 64 ounces of fluid, 1 ounce every 10 minutes. Aim for protein goals 800 to 100 grams a day using protein supplement. Aim for 700 calories daily. Nutrition is important for adequate healing। और जो एम जो हमारी गाइडलाइंस होती है, जनरल डाइट गाइडलाइंस है आफ्टर योर गैस्ट्रेक्टोमी, जो स्टार्ट विथ 6 or more small meals daily, your food well, eat slowly and sit upright during meal। most important जो है, have your last meal of the day at least 2 hours before bedtime. Don't have more than 4 ounces half cup of liquid with your meal। include protein with each meal। aim to drink adequate fluid। start fiber supplementation and bowel movement जो होती है, जो पैटर्न जो बेस करता है वो कैलोरीज इनटेक पे। एंड ड्रिंक हमें जूस भी लेना चाहिए। थैंक यू। जी तंजीला, आपने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन ये टोटली जो चीज़ें हैं वो हमारी इंटरनल न्यूट्रिशन है, उसमें मतलब वो हम पेशेंट को ये चीज़ें शेक की फॉर्म में और ब्लेंड ड्राइव डाइट करके तो वो देते हैं। नॉर्मली जो मतलब वो मैं थोड़ा सा कुछ एडिशन करना चाहूँगा कि मतलब जो हमारा पेरेंटल न्यूट्रिशन है, बच्चों ने मतलब बहुत अच्छे वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये हम जो नॉर्मली पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसका हम तब स्टार्ट करते हैं जब हमें पता चल रहा है कि जो पेशेंट है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जा रहा है, ठीक है, और पेशेंट को स्टारवेशन से बचाने के लिए हम उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन देते होते हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन का नॉर्मली जो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है वो हम उसके मसल को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए और उसकी कोग्निटिव जो फंक्शन है उसकी रिकवरी के लिए हम पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, क्योंकि उसका जो जीआईटी है वो टोटली कॉम्प्रोमाइज़ हुआ पड़ा है, मतलब जो भी वो इनटेक कर रहा है वो प्रॉपरली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा या मतलब उसकी प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है, तो उसमें हम मतलब ये पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए हम मतलब कुछ चीज़ें ये भी देखते हैं कि पेशेंट जो है वो ओरली इनटेक कर रहा है, ठीक है, या इंटरनल फीडिंग कर रहा है, लेकिन उसका 10 to 15% वेट लॉस हुआ है 6 मंथ के दौरान, ठीक है, और उसको जो मतलब हमने फूड दे रहे हैं वो उसके लिए इनफ कैलोरीज प्रोवाइड नहीं कर रही, और उसके अलावा उसकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का कोई ट्यूमर वगैरह हो सकता है, मतलब जैसे बिनाइन ट्यूमर होता है
और मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है या किसी किस्म का एंटीरो क्यूटेनियस फिस्टोला है कि मतलब उसकी जो इंटेस्टाइन है वहाँ की जो म्यूकोसा लेयर है, जो क्यूटेनियस लेयर है, वहाँ पे किसी किस्म का फिस्टोला वगैरह बना हुआ है, मतलब एक अबनॉर्मल जो है वो आउटपोशिंग कह लें या मतलब पैसेज कह लें, जहाँ से मतलब जो इंटरनली कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है या किसी भी तरह का जो GIT लीजन्स वगैरह बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो उसके बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी प्रॉपरली बॉडी के अंदर नहीं मिल रही होती, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि हम उस पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रख देते हैं। इससे क्या होता है कि पेरेंटल न्यूट्रिशन पे आने से पेशेंट का जो हॉस्पिटल के अंदर बेड स्टे जो है वो भी कम हो जाता है और उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो जाता है और पेशेंट के रिकवरी के चांसेस हैं मतलब वो बेहतर हो जाते हैं और ये एक बड़ी अच्छी लाइफ सेविंग टेक्निक है। बहुत से बच्चों ने मतलब हार्ट डिजीज के लिहाज से बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। जनरली मैं कुछ थोड़ा सा और भी ऐड करना चाहूँगा कि टोटल मतलब पेरेंटल न्यूट्रिशन जो हमारी है इसमें मतलब आप जिस तरह हम रेगुलर डाइट में हम कहते हैं कि हमने कार्बोहाइड्रेट 50% लेने हैं, प्रोटीन हमने मतलब इतनी लेनी है, जो फैट है उसका हमारा पोर्शन 20-30% होना चाहिए। इसी तरह हमारा पेरेंटल न्यूट्रिशन में भी यही चीज़ें होती हैं कि रेशियो जो होती है वो हमारी 50-30 और 20 की होती है। 50 हम क्या लेते हैं, 50 में हमारे कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, 30 में हमारी जो है वो फैट कंटेंट्स आ जाते हैं और 20% जो रिमेनिंग है वो हमारी प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो नॉर्मली रिक्वायरमेंट है कि हम उसकी कैलोरीज को अब किस तरह कंप्लीट करेंगे, तो कैलोरीज को कंप्लीट करने का हमारे पास जो एक नॉर्मल मतलब हम एक वो सिंपल वे यूज़ करते हैं उसमें ये करते हैं कि हमने 25 किलो कैलोरीज को उसका जो आइडियल बॉडी वेट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक पेशेंट है उसका हमने आइडियल बॉडी वेट निकाला है, पेशेंट है उसका GIT इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हुआ पड़ा है, मतलब वो इतना फंक्शनल नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उस पेशेंट का आइडियल बॉडी वेट निकालते हैं। उस आइडियल बॉडी वेट मतलब 70 आ गया, ठीक है, तो 70 को हम 25 किलो कैलोरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 के राउंड अबाउट 1450 के राउंड अबाउट मतलब जो है वो कैलोरीज निकलेंगी, तो वो उस पेशेंट की रिक्वायर्ड कैलोरीज होंगी, ठीक है। हमने उसके एक्चुअल बॉडी वेट से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने उसके आइडियल बॉडी वेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होंगे मतलब जो हमारा ग्लूकोज सोल्यूशन होगा जो नॉर्मली हम इजीली अवेलेबल होता है 5% डेक्सट्रोज या 10% डेक्सट्रोज, उसका क्या आपने देना है, वो जो सोल्यूशन होगा वो आपने पर मिलीग्राम पर केजी पर मिनट देना है, क्योंकि ये 24 आवर रिपीटेडली इन्फ्यूजन दी जा रही होती है इंट्रावेनसली, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कैलोरीज हम जो है वो 25 के हिसाब से देते हैं और जो डेक्सट्रोज है वो 5 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट, कि मतलब पर मिनट एक पेशेंट के अंदर मतलब 5 मिलीग्राम पर केजी के लिहाज से डेक्सट्रोज सोल्यूशन इन कर रहा होता है, ठीक है। और जो 1 ग्राम है वो डेक्सट्रोज सोल्यूशन का वो 3.4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता होता है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेजर सोर्स है हमारा प्रोटीन का है, तो प्रोटीन नॉर्मली हमारा जो प्रोटीन का इनटेक होता है वो हम 0.8 ग्राम से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के लिहाज से देते हैं, क्योंकि ये पेशेंट होते हैं मतलब इनमें काफ़ी सारी मैल न्यूट्रिशन हो चुकी होती है और भी काफ़ी सारी मतलब डेफिशिएंसी होती है, तो इसमें हम थोड़ा सा प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर देते हैं। इसमें हम प्रोटीन का इंटेक 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के लिहाज से देते होते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हमने प्रोटीन का इंटेक कम करना होता है। नॉर्मली हम कुछ लीवर लीवर मतलब जो है क्रोनिक लीवर डिजीज के पेशेंट होते हैं, CLD के पेशेंट होते हैं, हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट होते हैं, एनकेफेलोपैथी के पेशेंट होते हैं, क्योंकि उनमें हम प्रोटीन के कंटेंट्स हम ज़्यादा नहीं दे सकते। ज़्यादा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन के अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की जो ब्रेकडाउन या प्रोटीन की ब्रेकडाउन का जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा होता, तो जब अमोनिया बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा होता तो बॉडी के अंदर इसका लेवल राइज अप हो जाता है, जिसकी वजह से CLD का पेशेंट है वो मतलब अनकॉन्शियस कंडीशन में जाना शुरू हो जाता है, जिसे हम एनकेफेलोपैथी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस दौरान हमने प्रोटीन जो है उसका इंटेक नहीं करना, उसमें हम नॉन प्रोटीन सोर्सेज देने हैं। नॉन प्रोटीन सोर्सेज कौन से हमारे पास, एक है ग्लूकोज, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा है फैट। तो इसमें हम जो अब हमारा 100% जो कैलोरीज है वो किस तरह पूरी करनी है कि 50-50 कर देने कि 50% हमारे
कार्बोहाइड्रेट होंगे और 50% फैट होंगे, या फिर हम कर देते हैं 60-40 के रेशियो कर देते हैं, या फिर हम समटाइम 70-30 के रेशियो कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे लीवर वाले पेशेंट होते हैं उसमें हमने मतलब ये 3 वे यूज करने हैं, 50-50 के रेशियो वाला, 60-40 का और 70-30 का। एक पेशेंट है मतलब मोस्टली 14 दिन से उसको मतलब एक किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से उसका जीएटी है वो इतना बेहतर नहीं है। 14-15 दिन तक उसको हमने इंटरनल फीडिंग पे रखा है, तो उसके बाद जो हमने उसको मतलब एनालाइज किया, उसको ऑब्जर्व किया है, तो उसका वेट वगैरह भी कम हो गया है। ठीक है, और उसका जो बीएमआई है वो भी लेस देन 18 आ गया है, तो हमें और वेट नहीं करना चाहिए, मतलब और पेशेंट को ट्रायल पे नहीं रखना चाहिए। उसको हमें मतलब ये कि पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट करवा देनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा जो हमारे लिपिड के सोर्सेज होते हैं वो हम मतलब मोस्टली जो है वो हम रिप्लेस करते होते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, एमसीटी फार्मूलाज। एमसीटी फार्मूलाज होते हैं मतलब ये नॉर्मली मैन मेड फार्मूलाज होते हैं और मार्केट के लिए इजीली अवेलेबल भी होते हैं। ठीक है, इसमें कैनोला ऑयल या कर्नल ऑयल, ठीक है, मतलब आपको इजीली अवेलेबल मिल भी जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो मतलब ये मेल पेशेंट होते हैं इसमें हम काफी सारे बच्चों ने मतलब वो एल्ब्यूमिन का मेंशन किया हुआ था कि हम उनका यूरिक सीरप एल्ब्यूमिन करवाते हैं या उसका जो वैल्यू है वो मतलब हमें वो एक्सप्लेन करती है कि पेशेंट किस तरह की कंडीशन पे है। ठीक है, फिर इसके अलावा अंडर न्यूट्रिशन के साथ साथ हम चेक करते हैं कि पेशेंट को किसी किस्म की कोई रीनल डिसफंक्शन तो नहीं है। अगर पेशेंट को रीनल डिसफंक्शन है तो जो हमारी डाइटरी गाइडलाइन हमारे साथ वो डायलिसिस वाली पेशेंट ने हमारे साथ शेयर की है, तो हम उन चीज़ों को मतलब इस चीज़ में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और नॉर्मली जो है वो पेरेंटल न्यूट्रिशन में हम मोस्टली यही वैल्यूज को देखते हैं कि हमने फ्लूइड किस तरह देना है, उसकी कैलोरीज किस तरह काउंट करनी है। ठीक है, और थर्डली ये देखना है कि मतलब पेशेंट का जो है वो हॉस्पिटल स्टे कितना इम्प्रूव हो रहा है। तो जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो पेशेंट मतलब जो है वो आपकी जो गाइडलाइंस मतलब एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप दे रहे होंगे तो उनसे पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट होगा। टॉपिक का मतलब ये था कि पेरेंटल न्यूट्रिशन का हमारा मतलब ये इसलिए स्टार्ट किया कि अभी बच्चे क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, कुछ मतलब पायोनियर बैचेस भी हैं जो ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं। डिफरेंट मतलब एक डिफरेंट टॉपिक था और हम चाहते थे कि बच्चों को थोड़ा सा कुछ लर्निंग करने के लिए मिले, इसलिए हमने मतलब मोस्टली बच्चों को हमने ये एक बड़ा ब्रॉड टर्म मतलब जो है वो एक सब्जेक्ट है, तो यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इतना वो एक्सप्लेन नहीं किया जाता, तो मैंने सोचा कि मतलब बच्चों को इन्हीं की लेवल पे जाके ग्राउंड लेवल पे जाके तो इनको थोड़ा सा लर्निंग के लिए मतलब वो एक स्टीम लेवल पे पुशअप किया जाए ताकि इनकी जो इंटरनल डेफिशिएंसी है उनको थोड़ा सा मतलब बेहतर किया जाए। तो फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, या मतलब कोई भी कोई सवाल वगैरह पूछना चाहता है कि पेरेंटल न्यूट्रिशन के रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। बाकी जो बच्चे रह गए हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में उनकी प्रेजेंटेशन होगी। जी, किसी का कोई सवाल? चलें ठीक है फिर अगर किसी का कोई सवाल वगैरह नहीं है तो हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। आप लोगों की अटेंडेंस का जो है वो कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब दरमियान में स्किप कर जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो रैंडमली हम मतलब वो चेकआउट करते होते हैं और इसके बारे में मतलब ये है कि आप लोग मतलब सेशन जो है वो लीव अप ना किया करें। आप लोगों की मतलब पूरा सेशन अटेंड करते हैं और एंड टाइम पे आप मतलब वो सेशन लीव कर देते हैं, तो सेशन जो है वो आप एंड तक मतलब लिया करें। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया है कि मतलब न्यूट्रिशनिस्ट का स्कोप क्या है, तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हमारा सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर और अपने जो है वो टेरिटरी के अंदर हमारा क्या रोल होगा। तो इंशाल्लाह आप ये जो हमारा ऑनलाइन सेशन है ये जो हमने फंडामेंटल कोर्स स्टार्ट किया है इसके आगे मतलब बहुत बहुत सी चीज़ें हैं और आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो अटेंडेंस होगी आप लोगों की।
इंशाल्लाह मिलते हैं आपको। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।